हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर यानी कि जीके पेपर के सिलेबस के बारे में। कई हमारे साथियों का कहना था कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा सिलेबस है वो इंग्लिश में है और क्या जुड़ा है, क्या घटा है, क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये यदि आप एक बार बता देते तो बहुत अच्छा होता। इंग्लिश में तो दोस्तों मैं भी कहीं धुरंधर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपके आग्रह पर दोस्तों ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जितना दोस्तों कोशिश हो चुकी है उसके हिसाब से दोस्तों मैंने प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या दोस्तों आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपके नए जुड़े हैं और कौन से थे जो हट गए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो सिलेबस का ज्ञान है ना वही हमें सफलता की तरफ है, वो हमें एक कदम आगे रख देता है। यदि आप बिना सिलेबस लिए हुए पढ़ रहे हैं तो आप कई बार ऐसी चीज़ें पढ़ जाते हैं जिनका आपके पेपर से, परीक्षा से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी किताब भले ही आपकी टेबल पे पीछे आए, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। पहले 2 मिनट आपको सोचना चाहिए कि इसमें मुझे कितना विस्तार तक पढ़ना है, कितनी गहराई तक जाना है। ठीक है, तभी आप, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। जो भी सफलता है, किसी भी पेपर में सफलता प्राप्त की जाती है तो वो आपके लिए एक रणनीति के तहत प्राप्त की जाती है। ठीक है, यदि हम 10 तीर चलाएंगे और 10 दिशाओं में चलाएंगे तो हमारा एक तीर ही निशाने पर दोस्तों लग सकता है, लेकिन यदि हमने 10 तीर हमने निशाने से लगाए तो शायद हो सके कि 8 तीर 7 तीर। ठीक है, जो कम निशानेबाज भी होगा ना दोस्तों तो उसके भी तुक्के में दोस्तों तीर हैं वो लग जाएंगे, उससे तो ज़्यादा ही लग जाएंगे जो 10 दिशाओं में तीर चला रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा निशानेबाज क्यों ना हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी थोड़ी सी लगन, आपकी रेगुलरिटी, आपका सोचने समझने का तरीका, आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस, आपके सिलेबस का, आपकी नॉलेज, एक एक दोस्तों चीज़ है वो आपको अपने टिप्स पे याद होनी चाहिए। यानी आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, अब जो हट गया है उसकी तरफ आपको केवल ये याद रखना है कि अब हमें ये नहीं पढ़ना है, लेकिन जो नया जुड़ा है दोस्तों वो सारा का सारा आपके माइंड में होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादातर साथियों के साथ में ये समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं हमारे जैसे जो इंग्लिश में जो कमज़ोर हैं तो उनके साथ में ये समस्या आ रही है। ठीक है, मुझे लगा कि एक बार मुझे भी वीडियो बना करके बताना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीके के फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा जो पेपर है दोस्तों 300 नंबर का, जो 200 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का आपका सेकंड पेपर होता है, यानी कि आपको 40% इसमें दोस्तों पास करने के लिए लाना है। 40 का मतलब है दोस्तों आपके 80 नंबर। ठीक है, यानी कि आपके 80 नंबर, 40%, 40 क्वेश्चन बराबर 80 मार्क्स। तो ये आपको जब पास करेंगे तभी आपका जो दूसरा पेपर है उसके लिए आप वैलिड होंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों पेपरों में आपको कम से कम 40% है वो आपको लाना है और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि आपके 120 मिनट, में दोस्तों आपको करना होगा। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन और 120 मिनट तो कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप पे आता है तो दोस्तों क्वेश्चन है वो 10 सेकंड में हो जाता है, और नहीं आता है तो दोस्तों भले ही आप पूरा टाइम दिन भर लेकर के उसे बैठे रहिए, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। और जो दोस्तों माइनस मार्किंग है वो 1/3 की है। 3 क्वेश्चन आपने गलत करे तो आपका 1 क्वेश्चन है वो सही उड़ जाएगा। तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो आपकी दोस्तों इस पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान के इतिहास से ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, और राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक है जो नया जुड़ा है वो हम दोस्तों देखते हैं, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो जो राजस्थान की दोस्तों भौतिक अवस्थिति है, ठीक है, उसका विस्तार क्या है, ठीक है,
कौन से अक्षांश में स्थित है, तो ये आपका दोस्तों वही टॉपिक है जो आपके पहले था, केवल आपकी शब्दावली में अंतर कर दिया गया है। पहले यहाँ पर लिखा होता था लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर्स, ठीक है, तो ये आपका पहले लिखा होता था, लेकिन अब आपको वही पढ़ना है, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। इसके अलावा आपकी जलवायु है, सेम है। ड्रेनेज यानी कि अब्बा है, जल निकासी प्रणाली है, वो भी आपकी सेम है। वेजिटेशन यानी कि आपकी जो वनस्पति है वो भी आपकी सेम है। कल्चर यानी कि कृषि है, वो भी आपकी सेम है। लाइव स्टॉक यानी कि जो आपका पशुधन है वो भी आपका सेम है। आपकी डेयरी डेवलपमेंट वो भी आपकी सेम है। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वितरण, ग्रोथ यानी कि विकास, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, और ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों में दोस्तों मीणा जनजाति, भील जनजाति, गड़ासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति, कंजर जनजाति इत्यादि जनजातियाँ आपकी आती हैं। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, इसको गोला कर लेना है कि ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ, तो राजस्थान की जनजाति आपका नया टॉपिक में जुड़ गया है। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, ये भी आपका सेम है। और मेजर टूरिस्ट सेंटर यानी कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो भी पहले थे, तो ये भी दोस्तों सेम है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक आपका टॉपिक है, आप अपने जिस भी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि जब आप अपनी गाइड लेंगे तो उसमें पूरा सिलेबस के अनुसार है, वो आपका सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी याददाश्त के लिए थोड़ा सा जब तक आप पढ़ें तब तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्राइब्स है दोस्तों, राजस्थान की जनजातियाँ, वो आपका यहाँ पर नया टॉपिक जुड़ा है। अब इसमें दोस्तों पहले क्या है कि 2 टॉपिक दे रखे होते थे, ठीक है। एक तो आपका था रिलीजियस कंपोजिशन यानी कि जो धार्मिक संरचना है, ठीक है। जनसंख्या जब हम पढ़ते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह उनका परसेंटेज आता है कि मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि दर है वो वार्षिक कितनी है, 10 वर्षीय कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है धार्मिक संरचनाओं के धर्म के चक्कर में जो पढ़ते थे, तो वो अब यहाँ पर दोस्तों वो टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आपसे ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिर भी आपको, हालांकि चांस कम है क्योंकि जनसंख्या में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले बनने के लिए तैयार खड़े हैं, तो धर्म से पूछने की चांस कम है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत थोड़ा सा दोस्तों आपके आंकड़े हैं, तो वो आप पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा जो बात है दोस्तों, एक थी आपका प्लानिंग टॉपिक यानी कि योजनाएं, ठीक है। राजस्थान के जो विकास की जो संबंधित योजनाएं थी वो आपकी यहाँ से हटा दी गई हैं, लेकिन योजनाएं दोस्तों आपसे करंट अफेयर्स से संबंधित करके पूछी जा सकती हैं। तो आप ये नहीं कहें कि योजना हमारी हटा दी गई हैं, क्योंकि करंट में दोस्तों आपके सोशियो इकोनॉमिक करंट है, ठीक है, पॉलिटिकल करंट है, तो वहाँ पर आपकी योजनाएं आपकी आ जाती हैं सारी। और इसके अलावा एक और था दोस्तों बजट, ठीक है। बजट भी आपको पिछली सिलेबस में था, इस सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपका जो 2022 का जो बजट है वो आपको दोस्तों देखना है, इससे आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है करंट से संबंधित करके। तो ये आपका है राजस्थान का भूगोल, ठीक है। तो इसमें आपको एक जो मेन टॉपिक जुड़ा है वो है आपकी राजस्थान की जनजातियाँ, और जो 3 टॉपिक हटे हैं धार्मिक संरचनाएँ, इसके अलावा आपकी योजनाएं और आपके बजट, ठीक है। बजट और योजना है वो आपके करंट्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हमें दोस्तों देख के जाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राचीन सभ्यता, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता एवं संस्कृति, राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ही सभ्यताएं आपको यहाँ पर पढ़नी है, कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बैराठ की सभ्यता। इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान की हिस्टोरी, ठीक है, राजस्थान के इतिहास से 8वीं से 18वीं सेंचुरी तक लेकर के गुर्जर प्रतिहार, तो ये आपके पहले था, सेम है। चौहान सो अजमेर, राजस्थान के चौहान, ये भी सेम है, ठीक है। चौहानों की दोस्तों कई शाखाएं थी, जैसे कि पाली के चौहान थे, सिरोही के चौहान थे, जालौर के चौहान थे। हम अपने हिंदी के अंतर्गत एक खून का नाटक पढ़ रहे हैं, खून का टीका, तो वहाँ पर जो मालदेव चौहान आता है वो जालौर की एक शाखा थी, सोनगरा चौहान, तो वहाँ से है कांदड़देव चौहान जिस पे खिलजी ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर ऐसे ही रणथंभौर के चौहान हो गए आपके। तो इस प्रकार चौहानों की शाखाएं थी, लेकिन वहाँ पर केवल आपको अजमेर के चौहान पढ़ने हैं जो कि सांभर के चौहान थे, ठीक है। रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, ये भी आपका सेम है कि दिल्ली सल्तनत के साथ में राजस्थान की मेवाड़ रियासत के, रणथंभौर के और जालौर के आपको संबंध हैं वो पढ़ने हैं कि इनके बीच में क्या क्या इनके बीच में युद्ध हुए थे।
तो वो आपके यहाँ पर पढ़ने हैं। राजस्थान एंड मुगल, सांगा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो ये राजस्थान के 6 ऐसे शासक हैं दोस्तों जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और मुग़लों के साथ में इनके क्या क्या संबंध थे वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, सांगा के क्या संबंध थे मुग़लों के साथ में, कौन कौन से उसके समकालीन मुग़ल शासक थे। ठीक है, बाबर के साथ में उसका युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध था। ठीक है, आपके खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में कौन कौन से शामिल हुए थे, कौन शामिल नहीं हुआ था, किसने मुग़लों का साथ दिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मैं इतना जीके का इतना दोस्तों जानकार नहीं हूँ, फिर भी आपको जानते होंगे। तो ये सारी की चीज़ें आपकी सेम हैं, कोई भी यहाँ पर आपका चेंज नहीं हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी नई जोड़ दी गई है। ठीक है, तो इस पर आप यहाँ लिख लें कि ये नया है। पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो ये राजनीतिक दोस्तों जो जागरूकता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जैसे कि आपकी विभिन्न जो संस्थाएं स्थापित की गई थी। ठीक है, जैसे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ठीक है, और राजपूताना परिषद है, ऐसी कई संस्थाएं थीं। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ है, ठीक है, विजय सिंह पथिक ने। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं थीं जिनसे जनता में राजनीतिक जागरूकता आई। विभिन्न अखबार हैं, ठीक है, पत्रिकाएं आपकी शुरू की गई थी, संगठन बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न पुस्तकें आपकी लिखी गई थी। ठीक है, जैसे कि आपके जो आपके कई गीत हैं, पंचीड़ा, इनसे भी दोस्तों राजनीतिक जागरूकता है वो जनता में आई थी। तो ये बात है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी राजनीतिक जागरूकता में। प्रजामंडल मूवमेंट्स, तो प्रजामंडल जो आंदोलन है वो आपका पहले था, सेम है दोस्तों। इसके अलावा पीजेंट्स एंड ट्रिब्यूनल मूवमेंट्स, यानी कि जो किसान और जो जनजातीय आंदोलन थे। ठीक है, एक ही आंदोलन था आपका, और किसान आंदोलन थे, यानी कि आपके विजोलिया किसान आंदोलन था, सीकर किसान आंदोलन था। तो इस प्रकार के जो किसान आंदोलन थे तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, तो वो भी आपके सेम हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये 2 नए टॉपिक जुड़े हैं। ठीक है, 2 नए टॉपिक हैं ये। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यहाँ से दोस्तों हटने वाला क्या है, क्या हटा है यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों पहले था आपके एक टॉपिक था कि मध्यकाल में और आधुनिक काल में महिलाओं का क्या योगदान है, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ से दोस्तों वो टॉपिक है आपका हट गया है। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में या राजस्थान के इतिहास में मध्यकाल में और आधुनिक काल में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, तो वो आपका दोस्तों यहाँ पर हट गया है। तो आपको एक टॉपिक है वो आपको हट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोस्तों बात करेंगे सोसाइटी एंड रिलीजन्स, यानी कि राजस्थान की जो कला और जो संस्कृति है। ठीक है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। लोक देवता और देवियाँ सेम है, संत और राजस्थान के संत सेम है। आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, टेम्पल्स, मंदिर, किले और पैलेस यानी महल सेम है। पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला के विभिन्न स्कूल हैं, मेवाड़ स्कूल है, आपका मारवाड़ स्कूल है, जयपुर स्कूल है, हाड़ौती यानी स्कूल है। ठीक है, विभिन्न शैलियाँ थीं वो आपकी सेम है। फेयर्स एंड फेस्टिवल, जो आपके मेले एवं त्यौहार हैं वो भी आपका सेम है। कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स, जो आपके सीमा शुल्क है, कपड़े और गहने हैं। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पर सेम है। फोक म्यूजिक एंड डांस, लोक संगीत है और लोक नृत्य है, वो भी आपका सेम है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और जो आपकी भाषा और जो आपका साहित्य है वो भी आपका सेम है, यानी कि इसमें दोस्तों नो चेंज। ठीक है, जो आपका पहले था एज इट इज पहले जैसा ही है। कला और संस्कृति में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने जो राजस्थान का था वो आपका पूरा पढ़ लिया है। अब केवल बची है पॉलिटी। तो पॉलिटी के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शंस। ठीक है, तो जो राज्यपाल की जो कार्यालय है, राज्यपाल की जो ऑफिस है, तो यहाँ पर आपके रोल और फंक्शन है। पहले केवल ऑफिस ऑफ गवर्नर थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर रोल और फंक्शंस हैं वो भी आपके दे दिए गए, यानी कि वो राज्यपाल पूरा पढ़ना है और उसके क्या क्या कार्य हैं उसकी ऑफिस के, कार्यालय के, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक का कार्यालय, कौन कौन से राज्यपाल रहे थे, ठीक है, उनके समय पे मुख्यमंत्री कौन था, तो ये आपको सारा पढ़ना है।
चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, यानी कि जो मुख्यमंत्री है और जो कैबिनेट है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़नी है, वो भी आपका सेम है। ठीक है। स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, यानी कि जो राज्य सचिवालय है और जो मुख्य सचिव है, तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर सेम है, वो भी आपको पढ़ना है। कौन कौन से सचिव रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला सचिव कौन था, पहली महिला सचिव कौन थी, तो वो आपको यहाँ पर सारे याद रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी संगठन और उसकी जो भूमिका है वो क्या है, तो ये भी आपका दोस्तों सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो वो भी दोस्तों आपका यहाँ पर सेम है। और पंचायती राज इन राजस्थान, जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, शहरी विकास नहीं पढ़ना है, केवल पंचायती राज पढ़ना है, जिसमें ग्राम सभा आती है आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ आती है, पंचायत समिति आती है, ग्राम सभा आती है, तो ये आपको पढ़ना है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, वो दोस्तों आपकी नई जुड़ गई है, और ये आपका दोस्तों टॉपिक है वो नया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजस्थान की विधानसभा आपको पढ़नी है, कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कितने सदस्य मनोनीत वगैरह क्या सिस्टम है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा आपको पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजर करंट इश्यू, यानी कि मुख्य करंट इश्यू, यानी कि समसामयिक मुद्दे, हैपनिंग्स एट द स्टेट लेवल्स, यानी कि राज्य स्तर पर, रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट, और खेल पहलू, यानी कि खेलों से संबंधित जो भी है। तो ये आपकी पहले की तरह दोस्तों आपका बिल्कुल सेम है। तो इसी के अंतर्गत आपका बजट आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आपकी योजनाएं आ जाएंगी, खेल के जो भी मतलब सारी आपको राजस्थान की करंट अफेयर्स है वो पढ़नी है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो विश्व की जो क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंट्स, इसका मतलब होता है दोस्तों महाद्वीप, ओशियंस, महासागर एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। महाद्वीप और महासागरों की विशेषताएं आपका सेम है। ग्लोबल विंड सिस्टम, वैश्विक पवन तंत्र, ठीक है, वैश्विक पवन प्रणाली है, ये भी आपका सेम है। इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर केवल होता था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दे दिया है कि इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, इश्यूज यानी कि जो मुद्दे हैं, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे दोस्तों कौन कौन से, जैसे कि आपका विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन हुए थे, ठीक है, पर्यावरण के विकास के लिए, उसके हनन को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का ह्रास है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़नी है। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसके प्रभाव हैं, पहले भी तो ये दोस्तों था, तो ये भी दोस्तों आपका सेम है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर क्या चेंज है दोस्तों, तो पहले था दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन ट्रेंड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या की जो प्रवृत्ति है और इसका जो वितरण है, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण और माइग्रेशन, तो ये आपको यहाँ पर नया जोड़ने को मिला है दोस्तों, ये आपका नया है। ठीक है, माइग्रेशन होता है दोस्तों पलायन, कि जनसंख्या का पलायन है क्यों हो रहा है, किस कारणों से जनसंख्या पलायन करती है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पलायन हुआ है, तो विश्व के लेवल पे आपको ये पढ़ना है। अब बात कर लें तो दोस्तों हम इंडिया की, यानी कि भारत की भूगोल के संबंध में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं। फिजिकल फीचर्स, तो ये आपका दोस्तों वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज थे, पहले भारत की अवस्थिति है, उसके भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो इससे संबंधित था। अब दोस्तों मानसूनल सिस्टम है, तो अब आपको पूरा का पूरा भारत की जो भौतिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ना है, कितनी इसकी सीमाएँ रेखाएँ हैं, कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है, कौन से अक्षांश में, कौन से देशांतर के मध्य में ये है। मानसूनल सिस्टम, यानी कि जो मानसून प्रणाली है वो आपका सेम है। ड्रेनेज अपवाह प्रणाली है, वो भी आपकी सेम है। वनस्पति है, वो भी आपकी सेम है। एनर्जी रिसोर्सेज, और जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, परंपरागत साधन, ठीक है, गैर परंपरागत साधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय,
तो इस प्रकार के जो स्रोत हैं आपको वो भी दोस्तों आपके यहाँ पर सेम है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से दोस्तों आपका हटा क्या है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके तो ये थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हटा है। तो आपके अर्थशास्त्र में दोस्तों आपका हटा है वो हम पीछे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके कृषि और उद्योगों की जो बदलते पैटर्न वाला जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पर हटा दिया गया है। यानी कि चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका हटा दिया गया है। अब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि में दोस्तों क्या क्या वृद्धि है और क्या क्या विकास है, तो वो यहाँ पर दोस्तों आपका इसे आपको पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ये दोस्तों आपका है वो, इसकी जगह पर यहाँ पर ये नया सिस्टम है वो जोड़ा है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर ये कृषि में दोस्तों क्या क्या वृद्धि है और क्या क्या विकास है, उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी वृद्धि की जा सकती है उत्पादन में। तो ये आपका जो नया टॉपिक है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों नया जुड़ा है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, जो उद्योग हैं और जो सर्विस सेक्टर हैं भारत में, तो ये भी आपका नया टॉपिक जुड़ा है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन और डायरेक्शन, जो विदेशी व्यापार है उसकी भारत में क्या प्रवृत्ति है, क्या उसकी संरचना है और क्या उसकी दिशाएं हैं, तो ये भी आपका दोस्तों नया टॉपिक है वो जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हैं। अब इसमें से जो हटाया क्या गया है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम, ठीक है, वो आपका यहाँ से दोस्तों टॉपिक हट गया है। नेशनल इनकम कंसेप्ट था वो आपका हट गया है। इसके अलावा आपकी पॉवर्टी है वो आपकी दोस्तों हट गई है। रिडक्शन स्कीम्स वो आपकी दोस्तों यहाँ पर हट गई है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हटा करके अब दोस्तों ये 3 नए टॉपिक हैं वो आपके जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरी, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है, इतिहास है, उसको लेकर के, और इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1919 और 1935, यानी कि जो भारतीय संविधान दोस्तों कैसे कैसे निर्मित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आपको जो मुख्य मुख्य अधिनियम हैं वो आपको पढ़ने हैं। 1909 का आपका मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये दोस्तों आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने हैं, 1919 का और 1935 का। लेकिन फिर भी आपको पूरा संवैधानिक विकास है वो पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कौन कौन का योगदान था, सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अम्बेडकर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट इसके फीचर। तो यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का क्या योगदान है, संविधान का निर्माण है वो कैसे हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, 7 सदस्य थे। ठीक है, और किस किस देश का क्या लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। साइलेंट फीचर, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको भारतीय संविधान की विशेषता याद रखनी है। तो ये आपका दोस्तों सेम है। फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपको दोस्तों सेम है। ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आपके राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की जो ऑफिसेज हैं। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रपति रहे, कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, कौन सा प्रधानमंत्री के बाद में
राष्ट्रपति के पद पर रहा और कौन कौन से राष्ट्रपति के समय में कौन सा प्रधानमंत्री था। तो ये आपको दोस्तों सारी की सारी आपको ऑफिसेज हैं वो याद रखनी है। ये भी आपका सेम है। पॉलिटिकल पार्टीज, तो राजनीतिक दल, और प्रेशर ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक दोस्तों नया टॉपिक निकल के सामने आता है कि प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह है। दबाव समूह क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं दबाव समूह के निपटान के लिए, ठीक है, इनकी राजनीति में दोस्तों क्या क्या उपयोगिता है, तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों ये नया टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, यानी कि जो भारत की विदेश नीति है और उसमें नेहरू का क्या योगदान है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। ये भी दोस्तों सेम है। इंडिया एंड यूएनओ, तो दोस्तों पहले ये यूएनओ वाला जो टॉपिक है वो आपके विश्व वाले पोर्शन में दे रखा होता था, लेकिन अब ये भारत और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो यहाँ पर दे दिया है। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो प्रमुख रुझान है उसकी जो स्पेशल फीचर्स रेफरेंस हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो प्रमुख रुझान है भारत का, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हटा है वो मैं आपको बताऊँ कि विश्व की राजनीति में से सबसे पहले जो परमाणु अप्रसार संधि थी तो वो आपकी दोस्तों हटा ली गई है, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि है वो आपकी हट गई है। इसके अलावा आपके जो कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न है ये आपका हट गया है, ठीक है, और आपके नया जो जुड़ा है वो दोस्तों प्रेशर ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर। और जो सबसे भारत के दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में जो महात्मा गांधी का योगदान था वो आपका हटा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो योगदान था, गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, तो बहुत बड़ा दोस्तों टॉपिक था, पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था। आपको 1900 से लेकर के 1914-15 से यानी गांधी के जन्म से लेकर के आपको स्वतंत्रता तक आपको वहाँ से पढ़ना पड़ता था। वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन, वहाँ तक आपको पढ़ना पड़ता था। तो वो टॉपिक है वो आपको हटा दिया गया है। हालांकि सरल था, वहाँ से क्वेश्चन है वो सरल आता था कि भाई असहयोग आंदोलन विभिन्न घटनाओं को आप आरोही क्रम में जमा दीजिए, तो एक अच्छा टॉपिक था, लेकिन वो हटा दिया गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपके ये चेंज हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इट्स मीनिंग, इसके क्या क्या दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, स्कोप, इसके क्षेत्र क्या है, ठीक है, इम्प्लीकेशन फॉर ए टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन, तो शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ है, ठीक है, और इसका जो कार्य क्षेत्र क्या है इन क्लासरूम सिचुएशन, यानी कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, इसका कार्य क्षेत्र और इसके निहितार्थ, ठीक है, इसका अर्थ, इसका कार्य क्षेत्र और इसके निहितार्थ। तो इसका अर्थ है दोस्तों निहितार्थ फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन, यानी कक्षा की स्थितियों में। तो ये आपका दोस्तों सेम है बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि पहले यहाँ पर दोस्तों एक और दे रखा होता था कि वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स एंड डियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, यानी कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उनका शिक्षा में क्या क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। आपके गेस्टाल्टवाद है, आपका जो व्यवहारवाद है वाटसन का, ठीक है, और उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, सबसे पहले है वो मनोविज्ञान वगैरह है। तो यहाँ पर वो दे रखा था, वो यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन आपको वो भी दोस्तों पढ़ना है, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहारवाद है वो चलता है, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। व्यवहारवाद की संकल्पना किसकी है, इसकी पुस्तकें क्या हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि सीखना, तो सीखना लर्निंग में दोस्तों क्या है, कंसेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से जो आपका जो कंसेप्ट है ग्रोथ यानी कि वृद्धि और जो विकास का कंसेप्ट है, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो शारीरिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, मोरल यानी कि नैतिक, और सामाजिक विकास। तो यहाँ पर पहले दोस्तों केवल 3 ही दोस्तों यहाँ पर विकास दे रखे थे। पहले यहाँ पर फिजिकल, इमोशनल और सोशल ही विकास दे रखे थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 और जोड़ दिए गए हैं,
कॉग्निटिव और मॉरल। ठीक है, तो मॉरल के अंतर्गत नैतिक विकास, दोस्तों आपने नैतिक विकास का सिद्धांत सुना होगा कोहल वर्ग का। ठीक है, तो कोहलर का तो दोस्तों अलग है, कोहल वर्ग अलग है, तो कोहल वर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो कॉग्निटिव है यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके जीन प्याजे आते हैं। ठीक है, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है, तो वो आपको यहाँ पर अब पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका नया जोड़ दिया गया है। लर्निंग यानी कि सीखना, तो सीखने में दोस्तों इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप, इसके अर्थ एवं प्रकार, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ए टीचर, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, डिफरेंट थ्योरीज यानी कि विभिन्न सिद्धांत ऑफ सीखने के, इम्प्लीकेशन फॉर ए टीचर, और शिक्षक के लिए इसके क्या क्या निहितार्थ हैं, शिक्षक के लिए इनकी क्या क्या भूमिका है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, यानी कि सीखने का स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, रचनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक सकारात्मक वाला है वो। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, जो रचनावादी आपका शिक्षण है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग यानी कि जो आपका रचनावादी, तो ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा सेम है, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है, केवल ये कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट है, ये आपके यहाँ पर जुड़े हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पर्सनैलिटी को लेकर के। तो पर्सनैलिटी में मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म, और आपके मेला एडजस्टमेंट, तो ये आपका है पर्सनैलिटी में। इसके अर्थ क्या हैं, इसकी क्या क्या सिद्धांत हैं, और इसका मेजरमेंट यानी कि यहाँ पर मूल्यांकन क्या है। पहले यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट है वो शब्द दिया हुआ होता था, लेकिन वो बात एक ही है, मापन, इसका व्यक्तित्व मापन की क्या क्या विधियाँ हैं। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, और इट्स मैकेनिज्म, इसकी जो क्रियाविधि है। ठीक है, और मेला एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है और रचनात्मकता है, उसमें मीनिंग, इसकी अर्थ क्या है। थ्योरीज, इसकी दोस्तों सिद्धांत क्या है। मेजरमेंट यानी इसका मापन किससे किया जाता है, बुद्धि के मापन की विधियाँ। रोल इन लर्निंग, और सीखने में इसकी क्या क्या भूमिका है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपकी संवेगात्मक भावनात्मक बुद्धि है, उसका कंसेप्ट यानी कि उसकी अवधारणा और उसकी अभ्यास। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों आपका सेम है, कोई आपकी दिक्कत नहीं है। पहले आपका यहाँ पर दोस्तों आपके ह्यूमन वाला था क्वेश्चन, कि मानव अनुभूति था, वो आपका यहाँ से हटा लिया गया है। ठीक है, ह्यूमन कॉग्निशन यानी कि मानव जो संज्ञान है दोस्तों, मानव अनुभूति है, तो वो यहाँ से आपका हटा लिया गया है। अब ये ही आपके दे दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन कॉग्निशन वाला हटा लिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों मोटिवेशन, मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि सीखने की जो मोटिवेशन यानी कि जो प्रेरणा है, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया में क्या उसकी भूमिका है। और जो अचीवमेंट मोटिवेशन यानी कि जो उपलब्धि प्रेरणा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर आपकी दी गई है, तो इसमें भी दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज, मीनिंग एंड सोर्सेज। ठीक है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, उसके अर्थ एवं इसके स्रोत। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि विशेष बालकों की जो शिक्षा है, उसमें दोस्तों गिफ्टेड बालक है। ठीक है, ठीक है, और उसमें स्लो लर्नर्स है, यानी कि कम गति से सीखने वाले। और डेलिंक्वेंट, यानी कि उसमें जो अपराधी बालक होते हैं, किशोर अपराधी होते हैं, तो उनकी बात कही गई है। पहले यहाँ पर दोस्तों डेलिंक्वेंसी शब्द था। ठीक है, और यहाँ पर गिफ्टेड के साथ में यहाँ पर टैलेंटेड बालक भी था, तो ये भी आपको याद रखना है, केवल आपको गिफ्टेड पढ़ने हैं। ठीक है, और स्लो लर्नर्स और आपकी किशोर अपराधी। कंसेप्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन ऑफ, शिक्षा में विकास। ठीक है, कंसेप्ट्स यानी कि जो अवधारणा है, इम्प्लीकेशन ऑफ इन एजुकेशन निहितार्थ हैं शिक्षा के, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आत्म अवधारणा हो गई। एटीट्यूड्स यानी कि दृष्टिकोण। इंटरेस्ट यानी कि रुचियाँ। हैबिट्स यानी कि आपकी आदतें। एप्टीट्यूड एंड सोशल स्किल्स, योग्यता और आपकी जो सामाजिक कौशल हैं, तो वो आपको यहाँ पर, ये भी दोस्तों आपका सेम है।
साइकोलॉजी में केवल जो चेंज हुआ है दोस्तों वो आपका चेंज हुआ है कि यहाँ से आपके एक तो टैलेंटेड बच्चे हैं वो गए हैं, और इसके अलावा आपके यहाँ पर से जो आपका ये था ह्यूमन कॉग्निशन वाला है वो हटा है। इसके अलावा आपके यहाँ पर 2 नई चीज़ जुड़ गए हैं, कॉग्निटिव और मॉरल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि साइकोलॉजी दोस्तों आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो साथी हैं वो रीट का तो अवश्य एग्ज़ाम देंगे, और रीट के दोस्तों एग्ज़ाम में साइकोलॉजी है वो बहुत विस्तार से आती है, ठीक है। और उसमें साइकोलॉजी की भूमिका है वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहती है। तो यदि आप पहला पेपर पास करना चाहते हैं तो यदि जिन्होंने साइकोलॉजी पूरी तरह से दोस्तों पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से ही पढ़ते रहें, उसमें आप छाँटा छूटी ना करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रीट का पेपर हो जाए वैसे ही आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल सीमित कर देना उसी हिसाब से सेकंड ग्रेड के लिए। लेकिन अभी तो आप पूरी तरह से साइकोलॉजी को पढ़ते रहें, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी विषय है जो पूरी तरह से दोस्तों समझ पे आधारित होती है, और एक टॉपिक दोस्तों आपको दूसरे टॉपिक में भी मदद करता है। यानी कि आपने रुचियाँ पढ़ रही तो दोस्तों आदतें हैं आपकी, वहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो सही करने के चांस रहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर साइकोलॉजी वो आपको पढ़नी है। तो ये हो गया दोस्तों आपके पूरे पेपर का विश्लेषण। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो विश्लेषण है दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई बातें हैं ये आपको समझ में आई होंगी। क्या दोस्तों कमियां रही हैं, क्या आपके सुझाव हैं, वो आप कमेंट में लिख करके दोस्तों बता सकते हैं। पूरा पेपर मैंने बता दिया आपको, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2, आपको कम से कम 40 क्वेश्चन है वो लाने हैं, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों 4 आपके भाग हैं, चारों भागों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों आपके लिए, ठीक है। 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन आपने गलत करे तो आपका ये क्वेश्चन है वो सही कट जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, जहाँ पर आपको राजस्थान की कला, इतिहास और संस्कृति पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा आपको भारत की पॉलिटिकल पढ़नी है, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व की आपको भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा आपको अर्थव्यवस्था है वो पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की आपकी करंट अफेयर्स है वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको पूरी साइकोलॉजी है वो पढ़नी है। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा एक विशाल आकार लिए हुए दोस्तों फर्स्ट पेपर का आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो कृपया दोस्तों हिंदी हब को सब्सक्राइब करें, जहां पर दोस्तों आपका प्रत्येक जो टॉपिक है वो बहुत ही विस्तार से समझ के साथ में करवाया जा रहा है। यदि आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप किसी भी दोस्तों टॉपिक है उसको आप डेमो क्लास के रूप में देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।